स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है 1873 का चार्टर अधिनियम यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जेपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, एसआई दरोगा, डिफेंस, एनडीए और सीडीएस, पुलिस, एटीसी आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्जाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय याद कर सकेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 1873 का चार्टर अधिनियम। इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1873 का चार्टर अधिनियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। चलिए पहला कंसेप्ट देखते हैं। पहला है कि इसमें दिया गया 1873 के और किंग जॉर्ज जो थर्ड थे, किंग जॉर्ज जो थर्ड थे रिजाइन। तो अगला देखते हैं कंसेप्ट इसमें क्या कह रहा था। 1813 का चार्टर अधिनियम यानी 1800 चार्टर का 13 मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसे क्या कहा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी कहते हैं। यानी चार्टर अधिनियम 1813 को, चार्टर अधिनियम 1813 को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी कहते हैं। यह कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने वाला कानून था, लेकिन साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए। मतलब 1813 का चार्टर अधिनियम क्या था? तो इसे क्या कहा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी कहते हैं, जिसे 1893 के चार्टर का नवीनीकृत किया गया और 20 सालों के बाद इसे 1813 में बदला गया। तो यह कंपनी के चार्टर एक्ट को 1813 को बदला हुआ रूप है, नवीनीकृत रूप है। यानी 1793 के चार्टर एक्ट के नवीनीकृत करके 20 साल बढ़ाकर 1813 किया गया। यानी 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम हम इसमें पढ़ेंगे, जो इसमें भी बहुत कुछ बदलाव किए गए। अगला देखते हैं इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं। 1813 के चार्टर अधिनियम के मुख्य विशेषताएं जो यह प्रावधान निम्नलिखित है, यानी इस प्रकार है। तो 1813 के जो चार्टर अधिनियम के साइलेंट फीचर्स या मुख्य प्रावधान या विशेषताएं हम इस प्रकार देखेंगे। कौन कौन है मुख्य विशेषताएं? तो आइए चलिए देखते हैं। यानी व्यापार एकाधिकार की समाप्ति, एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली। यानी 1813 का चार्टर क्या कहता है? व्यापार एकाधिकार की समाप्ति, एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार खत्म कर दिया गया। क्या ईस्ट इंडिया जो कंपनी था वो जो चार्टर कानून 1813 के तहत भारत में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस किस क्षेत्र के छोड़कर? तो चाय को छोड़कर, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार और अफीम के साथ भी व्यापार भी इसमें शामिल था। यानी इसमें कंपनी 3 प्रकार से व्यापार कर सकती थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को ख़त्म कर दिया, यानी मोनोपोली समाप्त कर दिया गया। बल्कि चाय और चीन के साथ व्यापार और अफीम के साथ अभी भी एकाधिकार यानी मोनोपोली था। वहाँ पे ईस्ट इंडिया व्यापार भारत के साथ कर सकती थी। ये तीनों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यानी व्यापारी लोग कोई भी व्यापार कर सकते थे। जो 1813 के चार्टर अधिनियम के साथ क्या हुआ, के तहत क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या क्या छोड़कर? तो
चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार और अफीम का भी व्यापार छोड़कर बाकी इसमें मोनोपोली रहा। किसका रहा मोनोपोली? तो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार और अफीम के साथ व्यापार, ये एकाधिकार रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। बल्कि और सभी व्यापार को समाप्त कर दिया गया। अब अगला देखते हैं, जो अब अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की भी अनुमति मिल गई, कुछ प्रतिबंधों के साथ। यानी कुछ उनको प्रतिबंध देकर, कुछ प्रतिबंध के साथ अन्य जो ब्रिटिश व्यापारी थे भारत में व्यापार कर सकते थे। अब उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। किसके तहत? चार्टर कानून 1813 के तहत। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी कंसेप्ट समझ गए होंगे। जो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो क्या कहा गया कि भारत के साथ व्यापार पर एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार और अफीम के साथ व्यापार बरकरार रहा। बल्कि अब उसके साथ अन्य ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी क्या किया गया? व्यापार को खोल दिया गया। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। अगला देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि 1813 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने का मुख्य कारण क्या क्या है? मतलब 1813 के चार्टर अधिनियम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत के साथ व्यापार करती थी, यानी ट्रेड मोनोपोली ने भारत व्यापार को एकाधिकार क्यों समाप्त की, यानी समाप्त करने का मुख्य कारण क्या क्या था? तो आइए हम देखते हैं। जो 1800 चार्टर अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ यानी एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली जो व्यापार करती थी भारत के साथ, वो समाप्त कर दिया गया। क्या कारण था कि समाप्त कर दिया गया? आइए देखते हैं। पहला है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की बढ़ना, यानी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ। जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति तेज हो रही थी और जिससे टेक्सटाइल, स्टीम इंजन, नए बाजार, कच्चे माल की ज़रूरतें बढ़ गई। यानी जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जब बढ़ी तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति बहुत ही तेज हो गई और जिसके कारण टेक्सटाइल यानी कपड़ों का, स्टीम इंजन का यानी भाप इंजन का और नए बाजार का और कच्चे माल की ज़रूरतें कहाँ पड़ गई? ब्रिटेन में ज़रूरत पड़ गई। यानी ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ गई। पहला जो मुख्य कारण है, जो समाप्त होने का मुख्य कारण है, तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण जो औद्योगिक क्रांति तेज हो गई और जिसके कारण वहाँ पे आवश्यकता क्या क्या चीज़ की हो गई? तो टेक्सटाइल की यानी कपड़े की आवश्यकता हो गई, स्टीम इंजन भाप इंजन की ज़रूरत हो गई और नए बाज़ार खोलने की भी आवश्यकता होगी और कच्चे माल की भी ज़रूरत वहाँ पे बढ़ी। अब दूसरा देखते हैं। नेपोलियन की जो मुख्य कारण, समाप्त होने का मुख्य कारण दूसरा क्या था? तो नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल सिस्टम, यानी नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल सिस्टम से व्यापारिक कानून को बहुत ही ब्रिटेन में नुकसान हुआ, जिससे नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन ने यूरोप में ब्रिटिश माल की आयात पर भी नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन ने यूरोप में ब्रिटिश माल की आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी नेपोलियन जो यूरोप में जो ब्रिटिश माल को क्या किया था? मंगाने, आयात जो आता था वहाँ पे भी प्रतिबंध यानी वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया, जिससे फ्रांस और उसके सहयोगी देश भी ब्रिटिश सामान बैन कर दिए। यानी जो दूसरे देश से आते थे जैसे फ्रांस हो गया, और नेपोलियन जो वहाँ से भेजता था फ्रांस, उसके सहयोगी देश को क्या कर दिया गया? ब्रिटिश सामान को बैन कर दिया गया, जिससे ब्रिटेन के यूरोपीय बाजार क्या हो गया? बंद हो गया और ब्रिटिश व्यापारी और मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ? नुकसान हुआ। जिससे क्या हुआ? ब्रिटेन ने
ब्रिटेन ने भारत जैसे वैकल्पिक बाजारों पर और एशिया और भारत जैसे वैकल्पिक बाजारों को ध्यान बढ़ाया। यानी जब जब नेपोलियन ने यूरोप में ब्रिटिश माल के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया और फ्रांस जैसे सहयोगी देशों को ब्रिटिश सामान को भी बैन लगा दिया, तो ब्रिटेन का जो भी यूरोपीय बाजार था वो लगभग बंद ही हो गया था। तो ब्रिटिश व्यापारियों को क्या लगा, ब्रिटिश व्यापारियों को भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर भी भारी नुकसान हुआ था, जिससे ब्रिटेन को लगा कि अब मतलब भारत में अब व्यापार करना जरूरी हो गया है, वैकल्पिक बचा था भारत व्यापार करने के लिए। तो भारत की ओर ध्यान उनका और आया, यानी वैकल्पिक रूप से भारत की ओर व्यापार करने की चेष्टा रखने लगे। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, जो एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। अगला देखते हैं। अगला मुख्य कारण है जो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में ट्रेड मोनोपोली यानी भारत में व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने का तीसरा मुख्य कारण क्या था, तो ब्रिटिश व्यापारी की मांग। यानी ब्रिटिश व्यापारी जो ब्रिटेन में जो ब्रिटिश व्यापारी थे वो अधिक रूप से मांग कर रहे थे। जो ब्रिटिश मर्चेंट से यानी ब्रिटिश में व्यापारी थे वो खासकर जैसे लिवरपूल, मैनचेस्टर जैसे शहरों में, औद्योगिक शहरों में संसद में जो अधिक मांग कर रहे थे, संसद में जो पिटीशंस भी दाखिल कर रहे थे, जिससे कंपनी के एकाधिकार से परेशान थे। मतलब कंपनी के जो एकाधिकार या मोनोपोली थी उससे समाप्त करना चाहते थे, वो भी व्यापार करना चाहते थे। इसीलिए क्योंकि कंपनी भारत से माल आयात निर्यात ही करती थी, यानी केवल कंपनी ही भारत में माल का आयात निर्यात करती थी, जिससे और जो ब्रिटिश व्यापारी की जो प्राइवेट ब्रिटिश व्यापारी थे वो व्यापार नहीं कर पाते थे। इसीलिए ब्रिटिश व्यापारी भी मांग करने लगे, जिससे के कारण इन दबावों के कारण चार्टर एक्ट 1813 में पारित हो गया। इसी कारण इन सभी दबावों के कारण जो भारत में 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत व्यापार एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली को समाप्त करने का मुख्य कारण यही 3 कारण हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। जो सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से बनाया गया है। इस सेशन को आपको एक बार ये समझ जाने के बाद कोई भी एग्ज़ाम होगा आप कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और सभी एग्ज़ाम आप इसमें सब अपना क्वेश्चन अच्छे से कर पाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में क्षेत्रीय शासन, राजस्व संग्रह, प्रशासन चलाने के एकाधिकार अगले 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी इस कानून ने क्या किया, यानी चार्टर अधिनियम क्या किया, चार्टर कानून 1813 ने क्या किया, भारत में क्षेत्रीय शासन जैसे राजस्व संग्रह और प्रशासन चलाने का अधिकार अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब क्या 1833 तक अब कंपनी अब व्यापार कर सकती थी भारत में। तब इसके बाद क्या आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे। इस कानून ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में क्षेत्रीय शासन और राजस्व संग्रह और प्रशासन चलाने का अधिकार कितने वर्ष तक बढ़ा दिया, तो अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दिया। तो पूछेगा कि इस कानून किस चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में क्षेत्रीय शासन और राजस्व संग्रह और प्रशासन चलाने का अधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो चार्टर कानून 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्षेत्रीय शासन को चलाने के लिए अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किस चार्टर के तहत, तो चार्टर कानून 1813 के तहत। अगला कंसेप्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है, पहली बार
कंसेप्ट नंबर 5 है कि पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत पर अंतिम संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन की ही है, यानी कंपनी केवल क्राउन की ओर से ही शासन करने वाली एक एजेंसी है, न कि स्वतंत्र शासक है। इसमें कहा गया, क्या कहा गया, 1800 चार्टर कानून जो 1813 के तहत कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत में जो होगा, भारत पर अंतिम यानी अधिकार होगा ब्रिटिश क्राउन के ही है, राजा या महारानी की होगी। जो कंपनी होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, केवल क्राउन की ओर से क्या होगी, एक शासन करने वाली या एजेंट है जो शासन कर रही है, प्रशासन को चला रही है, वह एक एजेंट के रूप में काम कर रही है, न कि एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम कर रही है। किसके माध्यम से कहा गया, तो चार्टर कानून 1813 के तहत कहा गया कि किस कानून के कहा गया, तो 1813 के चार्टर कानून के तहत कहा गया कि भारत पर अंतिम संप्रभुता या सॉवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन की ही है और कंपनी केवल क्राउन की ओर से शासन करने वाली क्या है, एक एजेंसी है, न कि स्वतंत्र शासक है। इसके माध्यम से क्या हुआ, इस कानून के माध्यम से क्या हुआ, तो भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर यानी ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट और स्थापित किया। अगला कंसेप्ट देखते हैं। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने, बसने, धर्म प्रचार करने और शिक्षा देने की भी क्या की गई, छूट दी गई। यानी ईसाई मिशनरियों को जो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को क्या कहा गया, भारत में आने, बसने और धर्म प्रचार करने, शिक्षा देने की भी क्या की गई, छूट दी गई या व्यवस्था की गई। यानी जो भी इस कानून के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई, यानी प्रबुद्ध करने की, यानी आने की, बसने की और धर्म प्रचार करने की और शिक्षा देने की भी इस कानून के तहत की गई। किस कानून के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और बसने और धर्म प्रचार करने और शिक्षा देने की छूट दी गई, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने, बसने, धर्म प्रचार करने और शिक्षा देने की छूट दी गई। किस चार्टर कानून के तहत, तो 1813 के चार्टर कानून के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने, बसने और धर्म प्रचार करने और शिक्षा देने की छूट दी गई। इस ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और बसने, धर्म प्रचार और शिक्षा देने की छूट देने की क्या उद्देश्य था, तो उनका आने और बसने के यही कारण था। तो आइए देखते हैं क्या क्या उद्देश्य था आने का। तो इवांजेलिकल आंदोलन और चार्म सेक्ट, जिसमें विलियम विलफोर्स यानी जो कौन थे, तो इवांजेलिकल आंदोलन और चार्म सेक्ट, जिसमें विलियम विलफोर्स, जेचरी मैकॉले, हेनरी थॉर्टन आदि प्रमुख सदस्य जो सदस्य थे, जो ब्रिटिश संसद में भारी दबाव डाल रहे थे, जिसके तहत 1800 चार्टर अधिनियम में भारत में ईसाई मिशनरियों को आने, धर्म प्रचार करने और शिक्षा के कार्य की अनुमति मिली। किस कारण हुआ था, तो इवांजेलिकल आंदोलन के कारण हुआ था और क्लाम्फ सेक्ट जिसमें कौन कौन थे, विलियम विल्बर फोर्स थे और जैचरी मकाउले और हेनरी थॉर्नटन आदि जो प्रमुख सदस्य थे। इन्हीं के कारण ब्रिटिश संसद पर भारी दबाव दिया गया कि क्या ईसाई लोग 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को आने और धर्म बसने और धर्म प्रचार करने और शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षा देने और शिक्षा कार्य करने की अनुमति मिली इसी चार्टर अधिनियम के तहत।
तो अब देखते हैं इवांजेलिकल आंदोलन क्या था, यानी इवांजेलिकल आंदोलन किस लिए हुआ था। इवांजेलिकल आंदोलन, तो इवांजेलिकल आंदोलन जो था 18वीं सदी और 19वीं सदी में जो ब्रिटेन में यह एक मजबूत ईसाई सुधार एक आंदोलन था। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इवांजेलिकल आंदोलन जो 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटेन में एक मजबूत ईसाई आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ईसाई धर्म को प्रचार करना था। और दूसरा में देखते हैं शिक्षा और मानवीय सुधार के कार्यों को बढ़ावा देना था, नैतिक सुधार करना था और नैतिक सुधार करना था, शिक्षा देना था और मानवीय सुधार कार्यों को वो बढ़ावा देना था। यही इवांजेलिकल आंदोलन था। इवांजेलिकल आंदोलन क्या था, तो 18वीं सदी में 19वीं सदी में ब्रिटेन में क्या था, एक मजबूत ईसाई सुधार आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में, जो ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करना था, शिक्षा में सुधार करना था, मानवीय सुधार में बढ़ावा देना था, नैतिक सुधार करना था। और इन सभी को लेकर इवांजेलिकल आंदोलन शुरू हुआ था। इसी के लिए 1800 इसी के लिए विरोध हुआ था, जिसे इवांजेलिकल आंदोलन शुरू हुआ भारत में बसने के लिए। तो यह ब्रिटिश संसद पर भारी दबाव दिया गया, जिसके कारण ब्रिटिश संसद ने चार्टर अधिनियम 1813 का चार्टर अधिनियम पारित किया और भारत में ईसाई मिशनरियों को आने, धर्म प्रचार करने और शिक्षा कार्य करने की अनुमति मिल गई। अब देखते हैं कि इसमें दो प्रकार, चाम्प सेक्ट, यानी चाम्प सेक्ट क्या है। जो इसमें चाम्प जो सेक्ट था, क्या था वो चाम्प सेक्ट, तो एक छोटा लेकिन प्रभावशाली ग्रुप था। यानी चाम्प सेक्ट क्या था, जिसके कारण यह ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और बसने का प्रचार अधिक, ये भी लोग मतलब संसद में, ब्रिटेन संसद में दबाव डाले थे। तो चाम्प जो था एक ग्रुप था, प्रभावशाली ग्रुप था, जो लंदन के चाम्प इलाके में रहने के कारण नाम पड़ा था। यानी क्लाम्प यहाँ पर क्लाम्फम होगा, क्लाम्पन सेक्ट जो स्क्वायर इलाके में रहने के कारण नाम पड़ा था। क्लाम्प संत भी कहा जाता है इन्हें, जिससे डिजिट गलत दिया गया है। ये क्लाम्प सेक्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान थे लोग और राजनीतिक रूप से भी मजबूत थे। जो ब्रिटिश संसद में क्या थे, वो सक्रिय रूप से, और संसद में सक्रिय रूप से वो भूमिका निभाते थे, जो ईसाई सदस्य थे। तो यही लोग जो क्लाम्प सेक्ट और इवांजेलिकल लोगों ने इवांजेलिकल आंदोलन के द्वारा ये संसद पर भारी दबाव डाला गया है, जिसके कारण 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरी लोग भारत में आने, बसने की और प्रचार करने की और शिक्षा देने की छूट दी गई। तो क्लाम्प सेक्ट क्या है, तो एक प्रभावशाली ग्रुप था जो लंदन के क्लाम्प इलाके में रहने के कारण नाम यह पड़ा था। क्लाम्प संत इन्हें भी कहा जाता है। यानी यह छोटा सा मतलब लंदन के शहर या इलाका में रहने वाले लोगों के कारण यह नाम यह पड़ा है, क्लाम्प सेक्ट। तो आइए अगला देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस एक्ट ने प्रावधान किया कि भारत के राजस्व से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा और ज्ञान प्रसार के लिए खर्च किए जाए, खर्च किए जाए या अलग रखने थे। मतलब 1813 के चार्टर अधिनियम क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया कि भारत के राजस्व से 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए और ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए खर्च किए जाए या अलग रखे जाएं। मुख्य रूप से 1813 में यह खर्च नहीं किया गया था, मतलब 1 लाख रुपया, वो 1820 के बाद ही खर्चा किया गया था। तो इसके लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारतीय साहित्य को पुनरुद्धार करना और सुधार करना, मुख्य रूप से संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा को, यानी भारतीय साहित्य को
पुनरुद्धार और सुधार करना था, रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, यानी भारतीय साहित्य का पुनरुद्धार और सुधार करना था, मुख्य रूप से संस्कृत और फारसी और भी भाषा को। अब उद्देश्य दूसरा देखते हैं कि किस लिए लाया गया था। तो विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन देना था, जैसे पंडितों को, मौलवियों को आदि को सहायता देना था, यानी 1 लाख रुपए में से इस एक्ट के लाने का मुख्य प्रावधान क्या था। तो विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन देना था, जैसे पंडितों को, मौलवी को आदि को सहायता देना था। और तीसरा क्या था, तो विज्ञान का प्रचार करना और उनका परिचय देना कि वेस्टर्न साइंस को प्रसार करना था, यानी इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ए नॉलेज ऑफ द साइंस, यानी विज्ञान का प्रचार करना था और वेस्टर्न साइंस को प्रसार, मतलब जो पश्चिमी शिक्षा थी, पश्चिमी जो विज्ञान था उनको बारे में बताना था, ज्ञान को बताना था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कि इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों, लोकल गवर्नमेंट जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकारों की व्यक्तियों पर कर यानी इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन लगाने के अधिकार दिया गया। यानी इस कानून 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया, भारत के स्थानीय सरकारों यानी को अधिकार दिया है कि जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसियों सरकारों की अधिकार दिया गया कि व्यक्तियों पर कर लगाने के, यानी कर लगाने का अधिकार दिया गया है, यानी इनसे कर लिया जाए। किस कानून अधिनियम के तहत, तो चार्टर कानून 1813 के तहत। यानी इस कानून ने 1813 के चार्टर अधिनियम 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया, भारत की स्थानीय सरकारों यानी लोकल गवर्नमेंट जैसे बंगाल, मद्रास हो गए और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकारें को व्यक्तियों पर कर लगाने की व्यवस्था की गई, यानी इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन को सीधे लगाने की अधिकार दिया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि यह प्रावधान न्याय प्रशासन को मजबूत करने के लिए उद्देश्य था, राजस्व बढ़ाने के और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया गया था। टैक्स लगाने की व्यवस्था यानी प्रशासन को मजबूत करना था, राजस्व मतलब एकत्र करना था और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को बढ़ाने के लिए ये सब टैक्स लगाने की व्यवस्था की गई थी। और जो साथ ही भुगतान न करने वाले डिफॉल्टर को क्या किया जाता था, दंडित यानी पॉनिश करने की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम के तहत, यानी चार्टर कानून 1813 के तहत। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि टीम मोटिवेट हो और सेशन आगे भी जारी रहे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू। ओके बाय।